आ रहे हैं मॉडल पेपर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स, ब्रिटेनिया। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को क्या कहा जाता है? बेवर। चट्टान, मलबे, मृदा आदि का ढालों से नीचे की ओर बृहद संचलन क्या कहलाता है? आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वालामुखी। जनसंख्या पिरामिड क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। निम्न में कौन सा समुदाय भारत में हाशिए पर है? ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, मुस्लिम समुदाय। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, निम्न में से किस कानून में यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब, न्यूनतम मेहनताना कानून में। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली? सबसे पहले किसने स्वीकार करी थी? भरतपुर ने। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल में सम्मिलित है? ऑप्शन सर करेक्ट हो जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में है, आपको दिए गए शब्दों में से उचित चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भूमि का उपयोग किस कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा भौतिक कारकों। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया को मिलान करेंगे। ऑप्शन ए, घने बसे क्षेत्र। यह महत्वपूर्ण व विवादास्पद नीति है। कौन सी नीति है? आरक्षण व्यवस्था। वन भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश किसके द्वारा हो रहा है? बढ़ती जनसंख्या के कारण। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, मध्यम जन घनत्व होगा। निम्नलिखित कथनों को जांचकर सत्य असत्य बताना है। सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। गलत। सतत विकास एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया। सही। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना है। सही। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल ज्यादातर धनाढ़ वर्ग के लोग करते हैं। गलत। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण निम्न 2 समस्याएं पैदा हुई। मुनरो व्यवस्था में ऐसा माना गया कि इससे सामान्य जो किसान है, सामान्य किसान जो है संपन्न उद्यमशील किसानों में परिवर्तित हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी थी। इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में वे नहीं थे। वह गांवों से भाग रहे थे और बहुत सारे गांव वीरान हो गए थे। 13 क्वेश्चन यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न में, अंग्रेज भारत में व्यापार क्यों करना चाहते थे? यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी यहाँ जबरदस्त मांग रहती थी। अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियां यहाँ से सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचा करती थी, बेच सकती थी, इसलिए अंग्रेज भारत में व्यापार करना चाहते थे। 14 क्वेश्चन में क है, प्राच्यवादी अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित दिया जाए, हिंदू मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाए जिससे वे पहले से परिचित हैं, जिससे वे आदर और महत्व देते हैं। तो ये सभी चीज़ें देशी जनता का दिल जीत सकती थी। विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वरचंद विद्यासागर का योगदान बतलाइए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का उद्धरण देते हुए सुझाव दिया कि विधवाएं फिर से विवाह कर सकती हैं। उनके सुझाव को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा इस संबंध में सन 1856 में एक कानून पारित किया गया जो विधवा विवाह की अनुमति देता था। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव की जीवन के संरक्षण हेतु किए गए उपायों को बताइए, स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग से प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों पर संकट उत्पन्न हो गया है, अतः प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं जो अग्र प्रकार हैं।
प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। वनों में मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के प्रयास किए गए। प्रादेशिक सामुदायिक स्तर पर वन व वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वनस्पति वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई। ये सभी प्रश्न आपको एंड में लिखित मिल जाएंगे, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको मुँह ज़बानी बता रही हूँ, आप लिखेंगे कैसे। तो आप वीडियो को पॉज करके जब देखेंगे एंड में वीडियो को, तो सभी क्वेश्चन आपको लिखित में दिए गए हैं। सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने हेतु योग्य बनाना। अगला देखिए, डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा इस तरह का, राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 4 स्थानों को दर्शाना है। तो देखिए, अजमेर, झालावाड़, श्री गंगानगर, राजसमंद को आपको दर्शाना है। तो इसका आंसर आप देख ही लीजिए, क्योंकि मैं आपको मुँह ज़बानी कैसे बताऊंगी। देखिए, आपको इससे पहले के क्वेश्चन भी सभी रिटर्न में दिए गए हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मानचित्र में श्री गंगानगर, अजमेर, राजसमंद, झालावाड़, धौलपुर को इस तरह से आपको दर्शा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगलन का क्या तात्पर्य है? कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि लगभग सभी उद्योगों में इस्पात को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी वस्तुओं के निर्माण में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें, पोत, रेलगाड़ियाँ, ट्रक, औजार आदि सभी चीज़ें इस्पात से ही बनी होती हैं। बिना इस्पात के अन्य उद्योगों का विकास संभव नहीं है। अतः इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि का तात्पर्य एक कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करने से है। इसमें पारंपरिक तरीके से निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जाती है, जिससे उपज भी कम होती है। गहन निर्वाह कृषि जो है, इसके 2 भागों में विभाजित किया गया है निर्वाह कृषि को, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। तो गहन निर्वाह क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार अधिक श्रम के साथ कृषक खेती करता है तथा एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। लोग आजकल खुद के खेतों में खुद के लिए भी इस तरह की कृषि कर रहे हैं ताकि उनको शुद्ध खाना मिल सके। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से नियम मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। लोकतंत्र में संविधान बहुमत की निरंकुशता को रोकता है। यह अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता को पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचे जिसमें देश आस्था रखता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी धर्म में ये लोग कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की भी छूट दी जाती है। धर्म से राज्य का फासला सैद्धांतिक है। संविधान में दिए गए आदर्शों तथा मूल अधिकारों की रक्षा के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि कोई धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो वह व्यक्ति के जीवन का अधिकार भी बचा सकता है। देखिए, यहाँ पर अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में संविधान के आदर्शों जीवन के अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर नवजात शिशु को मारने से रोकने की कार्यवाही कर सकता है। तो ये सब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा कि ये तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, ऐसा करना तो उचित है, तो नहीं, राज्य रोक सकता है। ठीक है। आर्थिक क्रियाओं से क्या आशय है? स्पूफिंग क्या है?
तो आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति हेतु की जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जीवन यापन करता है। सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, वन निर्माण, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि। स्पूफिंग क्या होता है? इसमें ठगी करने वाले व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला आपका देखिए निबंधात्मक प्रश्न है जिन्हें आपको अथवा में दिए गया है यहाँ पर। तो निबंधात्मक प्रश्न में आपको देखिए दो प्रश्न में अथवा में मिलेंगे। तो पहला है मुस्लिम लीग का उदय विश्व शताब्दी के प्रारंभिक दशक की महत्वपूर्ण घटना थी, समझाइए। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? इसके अथवा में पहले विश्व युद्ध के भारत पर पड़े आर्थिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। मंगल पांडे कौन था? सन 1857 में विद्रोह के प्रमुख केंद्र के नाम लिखिए। और इसी तरह से आपका 24वां प्रश्न है जिनमें से दो का आपका अथवा में दे रखा है। इसी तरह से आपका 25वां प्रश्न है। तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो होप सो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग के बारे में बताया गया है कि ये कब स्टार्ट हुआ मुस्लिम लीग का, देखिए गठन कब हुआ था। इसी तरह से 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। इसी तरह से पहले विश्व युद्ध पर भारत पर पड़े आर्थिक प्रभाव। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा मंगल पांडे कौन थे, विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे 1857 की विद्रोह के, ठीक है। इसी तरह से 24 क्वेश्चन है आपका। इसी तरह से आपका 25वां क्वेश्चन हो जाएगा कोटा विद्रोह और किशनगढ़ शैली की विशेषताएं, ठीक है। आई होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 5 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का, जिसमें अवधि रहेगी 2.5 घंटे की, पूर्णांक है 80 मार्क्स। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। तो पुस्तक है ब्रिटिश भारत का इतिहास, इसके लेखक कौन थे? आंसर बताना है आपको। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ब जेम्स मिल। कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय कौन सा है? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बकरवाल। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर जल है। ये वे 3 मुख्य कौन से कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब जन्म, मृत्यु और प्रवास। सामाजिक रूप से हाशियाई समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा शक्तिहीनता और पराजय का एहसास। लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है? ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा कानून बनाती है। सिरोही राजे ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1823 ईस्वी में। नक्की झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन अ सिरोही। माउंट आबू जो है, माउंट आबू में नक्की झील है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही जिले में। बहुत कम लोगों को ये ज्ञान होता है कि कौन से राज्य में है। तो सिरोही जिले में माउंट आबू है, जो कि सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल है, राजस्थान का पर्वतीय स्थल, ठीक है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में देखिए दिए गए शब्दों को आपको छाट करके उचित रिक्त स्थान में फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त क्या प्रदान करती है? भूमि प्रदान करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को अपनी अपनी क्या है? सूचियाँ हैं सभी सरकार के पास, ठीक है। द है कोटा राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। अ को ब से मिलान करना है। उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र किससे मिलान करेंगे? कम जनसंख्या होती है वहाँ पर। जाति जनजाति प्रमाण पत्र देन होता है, यहाँ पर हो जाएगा डी आरक्षण लाभ हेतु। वन रोपण भूमि उद्धार, अतिचारण पर रोक किस लिए की जाती है? भूमि संरक्षण के लिए। सहरिया क्या है? आदिम जनजाति। कथनों को जांचकर सत्य असत्य बताना है। जन सुविधाएं लोगों की मूलभूत आवश्यकता सुविधाओं से संबंधित नहीं होती। जी नहीं, गलत है ये ऑप्शन। यहाँ पर जन सुविधाएं लोगों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित होती है। किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना कृषि कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य है। सही। आशा सहयोगिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु दर को कम करना है, मृत्यु दर को कम करना है। गलत।
2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही। पर ये बहुत मुश्किल डेटा है, मुझे नहीं लगता कि 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी, क्योंकि मुझे आज भी कई गांव ऐसे नज़र आते हैं जहां पर बिल्कुल गांव में बिजली नहीं है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 12 को। स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही थी? स्थायी बंदोबस्त की प्रथा असफल रही क्योंकि कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व बहुत अधिक था। जमींदारों ने जमीन की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ली। गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक प्रश्न में, सन 1801 में अवध का आधा इलाका कंपनी ने क्यों छीन लिया? अवध रियासत ने कंपनी के साथ सहायक संधि कर रखी थी। इस संधि के तहत रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी पर आ जाती थी तथा सहायक सेना की रखरखाव के लिए रियासत कंपनी को पैसे देती थी। अवध का नवाब सहायक सेना की रखरखाव के लिए कंपनी को भुगतान नहीं कर पाया था, अतः 1801 में कंपनी ने नवाब को अपना और इलाका कंपनी को सौंपने को मजबूर कर दिया, अपना आधा इलाका। ठीक है। 14 क्वेश्चन का क है, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय पर एक नीति पत्र भेजा, क्योंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वॉर्ड के नाम से जारी किया गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। भारत में महिला उत्थान हेतु कार्य करने वाली किन्हीं 4 तत्कालीन महिला समाज सुधारकों के नाम बताएं। तो देखिए, राज सुंदरी देवी, बेगम रुकिया, सखायत हुसैन, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई। 15 क्वेश्चन है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताइए। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन आर्थिक क्रिया भूमि पर ही होती हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, निर्माण, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि। अतः मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा ही पूरी होती है। भूमि लोगों के जीवन और आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि निम्नीकरण के 2 मुख्य कारण हैं, कृषि संबंधी गतिविधियां और निर्माण संबंधी गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे पानी, हवा, मृदा, खनिज, वन आदि सभी प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है कि प्राकृतिक संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, बिना अधिक संशोधन के उपयोग में ले लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, जो कि लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग धूल जो है सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। मानव संसाधन होते हैं जो मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह अन्य सभी संसाधनों का अपनी शारीरिक, मानसिक क्षमता से कुशल उपयोग करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। नेक्स्ट है, देखिए, मानचित्र का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा आपके हर एग्जाम में। तो देखिए, 4 स्थानों को आपको दर्शाना है। यहाँ पर बूंदी, बांसवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ दे रखा है, तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। आपको आंसर में लिखित में जो मैंने बोला है ना आपको मुँह जबानी, वो आपको लिखित में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो भी मैंने बोला है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं देखने को। ये बीकानेर हो गया, झुंझुनू हो गया, बूंदी हो गया, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दर्शाना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जो कि है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग। डिटेल में आप नीचे आंसर में देख सकते हैं। 19 है, देखिए यहाँ पर रोपण कृषि क्या है समझाइए। एक बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल को खेती करना रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास आदि फसल एकल रूप से उगाई जाती है।
इस प्रकार की कृषि में वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण भी खेतों पर हो या निकट के कारखाने में किया जा सकता हो। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र जो है विश्व के उष्णकटिबंधीय जो आपके उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसकी कुछ उदाहरण है। आपको देखते होंगे आप साउथ की तरफ जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइए, वहाँ पर आपको चाय के बागान बहुत सारे मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ वही कृषि की जाती है। और आजकल बहुत से लोग इस कृषि को कर रहे हैं, जिसमें देखिए एलोवेरा की खेती हो रही है, कहीं पे चेरी की खेती हो रही है, स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं लोग, जहाँ पर पूरे साल भर वो स्ट्रॉबेरी ही उगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि ना बहुत वाणिज्यिक लेवल पे की जाती है और काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं वो लोग। 20 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उद्देश्यों को स्पष्ट करिए। तो देखिए इसका क्वेश्चन आपको आंसर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इन अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है। पहला ये कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि ये इन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार कि हर उस सत्ता और संस्थान के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राज्य धर्म से फासला रखता है, उदाहरण देकर समझाइए। और नेक्स्ट है, राजस्थान की वेस्टर्न नगरी किसे कहा जाता है, क्यों, और स्वीप कार्यक्रम क्या है। तो हम दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए भारतीय राज्य धर्म से फासला क्यों रखता है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आंसर आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए जो वस्त्र नगरी है किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है, भीलवाड़ा, क्योंकि वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए मतदाताओं जो है निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को स्वीप क्या है ये, तो ये इसके दो मुख्य उद्देश्य, सूचित मतदान और सूचित मतदान। ठीक है, अगले आपके देखिए निबंधात्मक प्रश्न है 23वां, 24वां और 25वां प्रश्न। तो आप वहाँ पे भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए 23वां प्रश्न है जिसमें 2-2 क्वेश्चन अथवा में है, 24वां प्रश्न है जिसमें 2-2 क्वेश्चन अथवा में है, और ये है 25वां प्रश्न जिसमें 2-2 क्वेश्चन अथवा में है। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको PDF भी प्रोवाइड करा सकते हैं हम, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो हम तीनों ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका 23वां प्रश्न हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, और इसी तरह से अथवा में जो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं उसका भी आंसर है। ठीक है, इसी तरह से 24वां प्रश्न हो जाएगा आपका। इसी तरह से ये 25वां प्रश्न आ गया आपका। ठीक है, तो हम आपको दोनों ही क्वेश्चन जो भी अथवा में दे रखे हैं, यानी चारों क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी कमेंट करे पर करिएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।